विद्यालय आते हैं, विद्यालय में पढ़ते हैं और जो पढ़ाई होता है स्कूल में उसका वीडियो बना करके आप लोगों को दिया जाता है, आपके पिताजी के मोबाइल पर भेजा जाता है। आप उस वीडियो को अवश्य देखिए, घर पर भी पढ़िए, किताब भी पढ़िए और वीडियो भी देखिए। इस तरह से आप पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी सीखेंगे, बहुत जल्दी सीख जाएंगे। इसलिए सभी वीडियो को प्रतिदिन देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे क्या होगा, आपको प्रतिदिन वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे अशोक का शस्त्र त्याग। क्या पढ़ेंगे? अशोक का शस्त्र त्याग। अशोक का शस्त्र त्याग पढ़ेंगे। सम्राट अशोक मगध के प्रतापी राजा थे। सम्राट अशोक मगध के क्या थे? प्रतापी राजा। प्रतापी राजा थे। सम्राट अशोक के पिताजी का नाम बिंदुसार था और बिंदुसार के पिताजी का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य था। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद राजा धनानंद को हरा करके मगध पर मौर्य वंश के नींव डालने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को सहयोग किया था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को सहयोग किया था। सबसे बड़ी बात है कि चाणक्य जो था वह एक गुरु था, आचार्य था। उस समय में भारत पर बार बार आक्रमण हो रहा था। भारत पर क्या हो रहा था? बार बार आक्रमण हो रहा था, जिससे दुखी होकर के वे अभी वर्तमान का जो पाकिस्तान का रावलपिंडी है वहां पर उन्होंने तक्षशिला नामक विश्वविद्यालय को खोल रखा था, जिसका वे प्राचार्य थे। कौन? चाणक्य। कौन? चाणक्य। वह देश पर होने वाले विदेशी आक्रमण से काफी दुखी थे। एक दिन उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपने राजा को आगाह करने हेतु चल करके पाकिस्तान से भारत में आया और भारत के उस समय में तत्कालीन राजा था धनानंद, मगध सम्राट धनानंद। धनानंद से उन्होंने मिला, उनको राज्य की सुरक्षा के लिए आग्रह किया, लेकिन धनानंद क्रुद्ध हो गया, उसको अपमानित करके अपने दरबार से भगा दिया। किसको? चाणक्य को। किसको? चाणक्य को। उसने भगा दिया, धनानंद ने। धनानंद ने उसी समय में प्रण किया कि मैं इस दंभी, अत्याचारी और आलसी राजा का, सम्राट को विनाश करके अच्छे राजा को स्थापित करके मगध को सुदृढ़ राज बनाने का काम करूंगा। इसी उद्देश्य से उन्होंने एक गाय चराने वाला चंद्रगुप्त मौर्य, छोटा सा बच्चा था, उसको उन्होंने ले गया तक्षशिला, उसको शिक्षित किया, पढ़ाया लिखाया। उसके बाद वे वहां से लेकर के पाकिस्तान के अपने तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रशिक्षित करने के उपरांत उन्होंने मगध पर आक्रमण करना शुरू करवाया। चाणक्य के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध सम्राट धनानंद को हरा करके मगध पर अपना साम्राज्य का स्थापना किया। मगध वर्तमान में पटना जिला, ये बिहार के पटना और गया के क्षेत्र में। पटना और मगध जो है वह बिहार के 16 महाजनपद में से एक महाजनपद था। उस समय में बिहार में मगध और बज्जी काफी प्रसिद्ध जनपद था। दुनिया का पहला लोकतंत्र बज्जी में था, वो बिहार में ही था। दुनिया को लोकतंत्र का संदेश देने वाला बिहार पहला राज्य था, पहला राजवंश वहां से बज्जी का शुरू हुआ था। बज्जी के बाद मगध काफी शक्तिशाली हुआ, पूरे दुनिया पर इनका डंका बज रहा था। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने तलवार के बल पर भारत को एक सूत्र में बांधा और वे पाकिस्तान उस समय में भारत का अंग था, अफगानिस्तान भारत का अंग था, भारत का सीमा ईरान से लगता था, बांग्लादेश, नेपाल, खस, ये सब भारत के अंग हुआ करते थे और इसका विस्तार दक्षिण तक था। इतना बड़ा साम्राज्य को स्थापित करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य अपना नेतृत्व इस राज्य का अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप करके कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में जाकर के क्या किया?
समाधि लेकर के जैन मुनि के प्रभाव में आकर के मोक्ष की प्राप्ति की। बिंदुसार भी बहुत बढ़िया से अपना साथ राजकाज चलाया। बिंदुसार के बाद अशोक मगध का सम्राट बना। बिंदुसार के बाद अशोक क्या हुआ? मगध का सम्राट बना। अब मगध के सम्राट जब बने अशोक, तो उसके शासन काल में भारत का विस्तार काफी दूरों तक हो चुका था। लेकिन एक राज अभी भी ऐसा था जो मगध साम्राज्य में मिलाया नहीं गया था। उसका नाम था कलिंग। उसका क्या नाम था? कलिंग। अशोक ने कलिंग का युद्ध शुरू किया। उनका मानना था कि जब सभी अपने राज का इतना विस्तार कर लिए हैं तो सिर्फ कलिंग क्यों बचेगा, इसको भी अपने साम्राज्य में मिला लिया जाए। इसके लिए उन्होंने अभियान किया। अभियान करने के उपरांत लड़ाई शुरू हो गई दोनों की तरफ से। कलिंग राजा भी बहुत ही वीरता के साथ लड़ा और अशोक भी उनकी सेना लड़ता रहा। इसमें लाखों सैनिक मारे गए, अपार जन और धन की क्षति हुई। अंत में अशोक कहता है अपने सेनापति को कि आज या तो कलिंग रहेगा या अशोक रहेगा। चलो आज युद्ध का नेतृत्व मैं खुद करूंगा। युद्ध का नेतृत्व मैं खुद करूंगा। उधर कलिंग राजा भी युद्ध में मारे जा चुके थे। कलिंग राजा भी युद्ध में मारे जा चुके थे। बहुत सैनिक उनका भी मारा जा चुका था, उनको भी काफी क्षति हो चुका था। अब लड़ने के लिए सैनिक शेष नहीं बच गए थे कलिंग के पास। ऐसी स्थिति में कलिंग की पुत्री पद्मा अपने पिता के मृत्यु के उपरांत, वीरगति प्राप्त करने के उपरांत, अपने राज की सुरक्षा के लिए तलवार उठा ली। अपने राज की सुरक्षा के लिए तलवार उठा ली और महिलाओं की विशाल फौज लेकर के युद्ध भूमि में डट गया। युद्ध भूमि में डट गया। इधर अशोक भी अपने विशाल सेना के साथ युद्ध भूमि में आ खड़ा हुआ। जैसे ही आमना सामना हुआ पद्मावती से अशोक का, तो अशोक देखता है युद्ध भूमि में केवल महिलाएं ही महिला है, केवल महिलाएं ही महिला। अशोक कहता है ये क्या हो गया। अशोक बचपन में शास्त्र में पढ़ा था। हम लोग सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू हैं। सनातन धर्म में इस बात का उल्लेख है, इस बात की शिक्षा दी जाती है कि महिलाओं को प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए, महिलाओं पर हाथ नहीं उठाया जाना चाहिए, महिलाओं को पीटना नहीं चाहिए। महिला देवी के समान है, उसकी सम्मान करनी चाहिए, उसका इज्जत करनी चाहिए। ये बात अशोक ने शास्त्र में पढ़ चुका था। अब अशोक को ये बात याद आ गया कि हमने महिलाओं को हमें कैसे मारेंगे, महिला तो देवी के समान होता है, सम्माननीय होता है। तो अशोक कहता है हे देवी आप कौन है? मुझे कलिंग राज के महाराज के सेना से और कलिंग महाराजा से लड़ना है। कहाँ है वो कलिंग का राजा, कहाँ है कलिंग की सेना है? तो पद्मावती कहती है महाराज मैं कलिंग नरेश की पुत्री पद्मा हूँ। आज आपको मेरे सेना से लड़ना होगा। आज मैं सेनापति के रूप में यहाँ पर आपसे युद्ध लड़ने के लिए मैदान में आ खड़ी हूँ। अशोक कहता नहीं नहीं नहीं, मैं महिलाओं पर शस्त्र नहीं चला सकता, मैं महिलाओं पर शस्त्र नहीं चला सकता। पद्मावती कहती है धिक्कार है राजा, आपके सेना सामने सेना खड़ी है पद्मा की, आप लड़िए, शस्त्र उठाइए। जब तक पद्मा जिंदा है तब तक आप कलिंग पर अधिकार नहीं कर सकते हैं। कलिंग की एक एक नारी अपने राज की रक्षा के लिए आखिरी खून जब तक शरीर में बचा हुआ है लड़ती रहेगी। अशोक कहता है नहीं नारी, नहीं देवी, मैं महिलाओं पर शस्त्र नहीं चला सकता, मैं महिलाओं पर शस्त्र नहीं चला सकता है। पद्मा ने बहुत ललकारी, अशोक ने ठान लिया नहीं मैं महिलाओं पर शस्त्र नहीं चला सकता, मैं महिलाओं पर शस्त्र नहीं चला सकता। तब जाकर के उसी समय में अशोक ने प्रण किया, प्रतिज्ञा किया आज के बाद मैं युद्ध नहीं करूंगा,
आज के बाद मैं युद्ध नहीं करूंगा। उन्होंने युद्ध नीति के जगह पर धम्म नीति को अपना लिया। युद्ध नीति के जगह पर धम्म नीति को अपना लिया और बौद्ध धर्म को अपना करके उन्होंने पूरे विश्व में बौद्ध धर्म का प्रचार किया और अपने साम्राज्य के विभिन्न कोनों में शिलालेख को स्थापित करके साम्राज्य में अपने जनता को संबोधित किया और जनता को धर्म के मार्ग पर चलने का सलाह दिया। धर्म के मार्ग पर चलने का सलाह दिया। इसके लिए उन्होंने धर्म प्रचारक का भी नियुक्ति किया। धर्म प्रचारक का भी नियुक्ति किया। इस प्रकार से अशोक ने युद्ध नीति के जगह पर धम्म नीति को अपना करके भारतीय इतिहास में अपने नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज कर दिया। स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज कर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।